सो वेलकम स्टूडेंट टू द मैथ्स क्लासेस। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एनडीए और अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमें मालूम है कि लगभग एनडीए में हर साल लगभग 12 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। कितने 12 लाख स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग। वो आर जस्ट थिंकिंग अबाउट एनडीए। वो सिर्फ थिंक करते हैं उसके बारे में और वो फॉर्म फिल करते हैं। अब फॉर्म फिल करने के बाद वो एग्ज़ाम में अपीयर्ड होते हैं। तो 12 लाख बच्चों में से टोटल नंबर जो सीट्स हैं आर्म फोर्सेस के अंदर वो लगभग 250 से 350 के बीच में है। कितनी? 250 से 350 के बीच में है। अब हमें उन 350 और 250 के बीच में आना है तो 12 लाख में हमको वो कौन से काम करने पड़ेंगे जो वो 12 लाख बच्चे नहीं करते हैं, और वो 250 बच्चे क्या काम करते हैं वो काम हमको करने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले हम जो चैप्टर की बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स। थर्मो मतलब हीट एंड डायनामिक्स मतलब फ्लो। अंडरस्टैंड? फ्लो ऑफ हीट। हीट का फ्लो कैसे होगा? हीट कैसे फ्लो करेगी? हीट का फ्लो होगा बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन टू गिव द एनर्जी। हम कोई भी एनर्जी देंगे तो वो क्या करेगी? हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है? और हीट से भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो दे आर जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है? तो जनरली हम एक डेफिनेशन देखेंगे इसकी कि क्या बोल रहा है वो डेफिनेशन के अंदर। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाई वी आर जस्ट गोइंग फॉर अ फिक्स डेफिनेशन से हम लोग क्यों जाते हैं? फिक्स डेफिनेशन से होकर हम इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में जो स्टेटमेंट्स आएंगे, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको एक सटीक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज़ अ फिक्स्ड लैंग्वेज एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टेक्निकल लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। समटाइम्स व्हाट हैपन कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें रटना नहीं है सर। तो बेटा रटना नहीं है हमें। हमने जब ABCD लर्न करी थी तो हमने A को भी लर्न किया था, हमने B को भी लर्न किया था, और हम आज भी सीक्वेंस वाइज चलते हैं। कैसे चलते हैं? तो वी हैव टू गो टू द सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। नाउ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ हीट। फिजिक्स की वो ब्रांच जो हीट और टेम्परेचर के बारे में स्टडी करती है उसको क्या बोलते हैं? ये तो रट लिया ना हमने, रट लिया ना। तो हीट क्या होता है? हीट क्या होता है? व्हाट इज हीट? टाइप ऑफ एनर्जी। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। अब हीट को हम कैसे कंपेयर करेंगे? अगर हम ठंडी प्लेस में हैं और ठंडी प्लेस से गर्म जगह जाएंगे तो हमें हीट महसूस होगी। क्या महसूस होगी? हीट महसूस होगी। अब हीट हम कैसे मारते हैं? टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? कितना है बॉडी का टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 फ़ारेनहाइट। इतना हमारा बॉडी का क्या है? टेम्परेचर। अब 37 से लेके अगर हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएंगे तो हमको हल्की से ठंड महसूस होगी, और 37 के ऊपर हम पहुंच जाएंगे कहीं जगह पे तो हमको गर्मी महसूस होगी, हीट महसूस होगी। तो डिपेंड करता है कौन सी बॉडी हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। अब जैसे आइस हो गया, हमने आइस अपने हाथों में रखा तो आइस 37 डिग्री में पिघलेगा क्या? आइस कितने पिघलेगा? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो 0 डिग्री में भैया हीट को फील करने लगा। इट डिपेंड्स टू बॉडी कि वो कितने टेम्परेचर पे हीट को फील कर रहा है। अंडरस्टैंड ना? तो 37 में तो पानी बन जाएगा। तो इट इज एब्जॉर्बिंग द हीट एट 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज नोन एज लेटेंट हीट। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमने लिया, बर्फ़ ली, बर्फ़ को हमने हाथ में रख दिया, तो बर्फ़ हीट को एब्जॉर्ब करेगी कि हम ठंडी को एब्जॉर्ब करेंगे? हम ठंडी को एब्जॉर्ब करेंगे। हम ठंडी को अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो हम ठंडे हो जाएंगे। बर्फ़ हीट एब्जॉर्ब करेगी, जो आइस है वो हीट को क्या करेगी? एब्जॉर्ब। अंडरस्टैंड? डिपेंड कर रहा है कि देखो हम लोग, हमारी हाइट बड़ी है, आसपास का वातावरण गर्म है, तो उस वातावरण में जो पर्टिकुलरली आइस है वो कमज़ोर है कि आसपास का वातावरण स्ट्रॉन्ग है?
आसपास का वातावरण स्ट्रांग है ना, तो वो बेचारी छोटी सी जो आइज़ है वो वीक है, तो वही एब्जॉर्ब करेगी। इट डिपेंड। अब सपोज करो हम चले जाए आर्कटिक और एंटार्क्टिक पोल्स चले जाए हम लोग, तो वहाँ पे हम गर्म हो जाएंगे कि ठंडे हो, वो जगह गर्म हो जाएगी कि हम ठंडे हो जाएंगे? आर्कटिक एंटार्क्टिक में बहुत सारी बर्फ़ है ना, तो वो जगह आप जाएंगे तो वो चीज़ गर्म हो जाएगी जगह, कि आप ठंडे हो जाएंगे? हम ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि क्या है वहाँ पे सराउंडिंग क्या है, पूरी की पूरी कोल्ड है सराउंडिंग। और यहाँ पे बर्फ़ गर्म हो जाएगी कि हम ठंडे हो जाएंगे? यहाँ पे बर्फ़ गर्म हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो इट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग। सराउंडिंग का इफेक्ट समझ गए? किसका इफेक्ट? सराउंडिंग का। तो सराउंडिंग अफेक्ट्स अ लॉट। हमारे आसपास का वातावरण हमको बहुत ज़्यादा क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे अब समझ में आई बात कि वी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर के बीच में स्टडी हो रही है। अब टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है टेम्परेचर मेरा 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। टेम्परेचर कहाँ से स्टार्ट होगा फिजिक्स के अंदर? कहाँ से स्टार्ट होगा टेम्परेचर की बात? कहाँ से स्टार्ट होगी? -273 केल्विन। ठीक है। अब हम जब भी बात करेंगे टेम्परेचर की फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, तो 273 केल्विन की बात होगी। इससे ज़्यादा या इससे कम? हमारे पास में एक फिक्स पॉइंट क्या रहेगा? 273। हाँ, 273 केल्विन। डिग्री केल्विन मत बोलना, डिग्री केल्विन नहीं होता। क्या होता है? सिर्फ केल्विन। इतना याद है? इतना क्लियर? ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑफ हीट एनर्जी विद डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज। डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज होती है, एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज हैं। देयर एन नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जीज, वी विल डिस्कस अबाउट इट। दिस नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब वो जगह जहाँ पे कोई भी चीज़ परफॉर्म हो रही है। सिस्टम यानी परफॉर्म हो रही है। अब इसके टेक्निकल वर्ड्स पकड़ते हुए चलना आप। अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। सब मेरे वर्ड्स में लिख के आ जाओ बेटा। तुम्हारे वर्ड्स कब आएंगे? जब तुम ये कुछ वर्ड्स को याद कर लोगे। और मेरे वर्ड्स का मतलब ये होता है फिर आपने वो 12th क्लास तक बहुत अच्छी स्टडी करी हुई है, आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग हो गई है। नाउ यू हैव टू राइट डाउन योर ओन वर्ड्स। अंडरस्टैंड? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिबेटिक वॉल? व्हाट इज एडिबेटिक वॉल? इज अ काइंड ऑफ वॉल विच डज नॉट अलाउ टू पास हीट थ्रू इट। मतलब एक ऐसी वॉल होती है जो अपने आसपास से हीट को पास होने नहीं देती है। तो हमें ये वोकेबलरी मालूम है, तभी हमने उस चीज़ को बारे में एक्सप्लेन कर दिया। हमने उसके बारे में क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। तो पहले वी जस्ट डू द रटना, थोड़ा सा पड़ेगा, तब जाके आप स्कोर कर पाएंगे 85 से 90 और 95 से लेके 100 के बीच में। अंडरस्टैंड? तो एग्जैक्ट डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड द रिलेशन ऑफ हीट एनर्जी विद डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम? सिस्टम मतलब जिसमें आप हो, मैं भी हूं, रूम है, बोर्ड है, बाहर की हीट भी है और अंदर की ठंडाई भी है। समझिए सिस्टम के अंदर क्या क्या है। व्हाट इज इन सिस्टम? व्हाट इज इन सिस्टम? क्या क्या है? कौन कौन है? आप है, मैं हूं। और सपोज करो इस रूम में अगर 100 बच्चे बैठ जाएंगे तो ठंडाई बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी? गर्मी बढ़ जाएगी। अंडरस्टैंड? और 100 में से मैंने वहाँ पे 10 कर दिया उन स्टूडेंट्स को, कितने हो जाएंगे? अब गर्मी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। पर अगर बाहर का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, बाहर अभी टेम्परेचर चल रहा है 40 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल, अभी तो चल रहा होगा 35 होगा अभी, नहीं वो तो बोर्ड का टेम्परेचर है, 43 है। ये इस डिवाइस का टेम्परेचर है। वेरी गुड। ये इस डिवाइस का टेम्परेचर है। यहाँ का डिवाइस का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो रहा है। कितना दिखा रहे हैं यहाँ पे? 43, 41, 43, 41। बाहर से इसको ठंडा ही नहीं मिल रही, इसकी गर्मी इसको क्या करती जा रही? गर्म करती जा रही। सेम काइंड हम लोग भी क्या होते जा रहे हैं? गर्म होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सराउंडिंग क्या है? गर्म है। सराउंडिंग यानी बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है? गर्म है। दिस इज कॉल्ड सिस्टम। के बीच में हम लोग हीट क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। पर इसको एकदम पैक कर दूँ मैं रूम को, क्या कर दूँ? एकदम पैक, और पूरी हीट इसके अंदर से सक कर लूँ। हीट सक, समझ रहे हो बात कर रहा हूँ मैं?
इस कमरे की पूरी हीट में बाहर निकाल दूँ तो एकदम कूल्ड कमरा हो जाएगा। ये पॉसिबल है इस कमरे की हीट बाहर निकालना? डज इट पॉसिबल? किसी भी कमरे की जब मैं हीट बाहर निकालूंगा, हीट हम बाहर निकाल सकते हैं। इस रूम को पैक कर दें, यहाँ पे एक एसी इंस्टॉल कर दें। एसी की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रीजर नहीं बोल रहा हूँ। एक फ्रीजर वो भी होता है जहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। इट इज़ अ वेरी एंड लार्ज फ्रिज, जहाँ पे बर्फ़ जमती है ना, इतनी बड़ी बड़ी बर्फ़ की टिल्लियाँ आती हैं। वहाँ पे टेम्परेचर ले जाते हैं -5। कितना ले जाते हैं? कितना ले जाते हैं? -5। तो उस रूम से पूरी क्या निकाली जाती है? हीट निकाली जाती है। तो जब पूरी हीट निकाली जाएगी तो वो जगह क्या हो जाएगी? एकदम ठंडी। तो वो सिस्टम हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम, जहाँ पे पूरी हीट क्या कर ली गई? सक कर ली गई। अब समझते हैं, बाय डेफिनेशन समझते हैं। ये हो गई हमारी जनरल लैंग्वेज। ये क्या हो गई हमारी जनरल लैंग्वेज। इसमें कुछ टफ तो नहीं लगा? अभी तो साधारण बात चल रही है। शुभम, तुम्हारे लिए विशेष रूप से क्लास है। A thermodynamic system is an aggregate of an extremely large number of atoms or molecules which are confined with a certain boundaries. हम बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। कन्फाइंड यानी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर जो चीज़ बनी हुई है। तो मैंने क्या बनाया? किस किस से मिलकर अभी सिस्टम बना हुआ है? एटम्स, आपसे, मुझसे, बाहर के सराउंडिंग से, पैनल से, कैमरे से, इन सब से। ये सब कहीं ना कहीं हीट को रिलीज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट को एटमॉस्फेयर में रिलीज करे। इसकी हीट भी निकल रही है, हमारी बॉडी की हीट भी निकल रही है। अंडरस्टैंड? तो ये सब मिलकर क्या बन गया हमारे पास में? एक थर्मोडायनामिक सिस्टम। अ थर्मोडायनामिक सिस्टम में बी कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, एग्जांपल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड डेंसिटी। ये बात हुई ना कि थर्मोडायनामिक सिस्टम किससे अफेक्ट होगा? प्रेशर। सपोज करो कहीं पे भी ज़्यादा प्रेशर है तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो कम होगा? कम होगा ना। हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में कोई भी चीज़ कंप्रेस कर रहे हैं जब हम, जैसे गैस है, गैस को आप हाई प्रेशर में कर दोगे तो क्या बन जाएगी? वो लिक्विड बन जाएगा ना। एलपीजी सिलेंडर होता है, वो हाई प्रेशर में भरा हुआ होता है बाहर। अब प्रेशर कहाँ से दे रहे हो ये डिपेंड कर रहा है। क्या? बाहर से प्रेशर आएगा तो गैस कंप्रेस होती जाएगी, और गैस अगर कंप्रेस होती जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। तो प्रेशर का फर्क पड़ा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में जो एनर्जी वो रिलीज होती जाएगी। वो एक्स्ट्रा अपनी एनर्जी क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे, कंप्रेस होते जाएंगे। अंडरस्टैंड? इट विल स्टार्ट कंप्रेसिंग एंड द एनर्जी वुड बी रिलीज्ड। ठीक है? प्रेशर, वॉल्यूम, 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 वॉल्यूम। अब एक कमरे में हवा भरी हुई है, हम उसको क्या करते जा रहे हैं? कंप्रेस करते जा रहे हैं, कंप्रेस करते जा रहे हैं। तो कंप्रेशन का क्या हो रहा है कि उसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। वॉल्यूम क्या होता जा रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है प्रेशर बढ़ने से, और टेम्परेचर के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। टेम्परेचर, अब प्रेशर बढ़ेगा बाहर की तरफ से अंदर की तरफ, वॉल्यूम कम होता जा रहा है तो टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, क्योंकि हीट रिलीज होती जा रही है। समझ गए? समझ गए? और फिर मास भी उसका बढ़ता जाएगा, मास बढ़ता जाएगा, मास बढ़ता जाएगा। मास मतलब उस घना होता जाएगा, और क्या हो जाएगा? घना होता जाएगा ना मास, उसके साथ में उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो शुरू कहाँ से हुए थे हम लोग? कहाँ से स्टार्ट हुए थे? सर, व्हेन द प्रेशर विल बी एक्सटर्नली इंक्रीज फ्रॉम एनी system, its volume get decreased with decrease in temperature with increase its mass and density. This is known as thermodynamic system. ये एग्जाम में लिख के आना है। अब इसमें रटने से क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? देखो हमने कौन कौन से वर्ड्स रिलेट किए। सबसे पहले रिलेट क्या किया? प्रेशर। When we just increase the external pressure on the system, its volume get decreased and temperature get also decreased and mass get increase with increasing density. This is known as। तो ये सीक्वेंस इनने दिए, हमने सीक्वेंस का यूज कर लिया। यू हैव टू यूज, आपके पास में जो रिसोर्सेज हैं उसका आपको इस्तेमाल करके उसका कंसेप्ट तैयार करना है। दिस इज नोन एज SSB, दिस इज नोन एज ND एंड दिस इज कॉल्ड नीट।
आप वो जो क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है ना, मैं उसके कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा जो पूछे गए बाद में, ठीक है। इज इट क्लियर, कंप्लीटली फिक्स्ड? अब व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल वर्ड से हम क्या समझ रहे हैं? जो अंदर होती हो, अंदर एनर्जी जो होती है, ठीक है। कोई भी जब पार्टिकल, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल तभी वर्क करेगा जब उसके अंदर क्या होगी? इंटरनल एनर्जी होगी। अब वो इंटरनल एनर्जी को हमको किस तरीके से एक्सट्रैक्शन करना है उसका, इट डिपेंड्स कि आप किस एनवायरनमेंट में उसका क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन या विड्रॉ कर रहे हो। द इंटरनल एनर्जी द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज। मतलब एक छोटा सा पार्टिकल है, क्या एक छोटा सा पार्टिकल है, हमने यहाँ पे क्या लिया, एक पार्टिकल लिया, क्या लिया हमने एक, अब पार्टिकल तो ले लिया पर आइडेंटिफाई करना है कौन सा पार्टिकल है, हाइड्रोजन का तो नहीं है। अगर हाइड्रोजन का हो जाएगा पार्टिकल से क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एटम। जब आइडेंटिफाई कर लोगे तो पार्टिकल क्या बन जाएगा, एटम। मतलब इंसान को जब पहचान लोगे तो उसका नाम पता पड़ जाएगा कि शुभम है, मयंक है, या यशस्वी है, रुद्र है। तब तक तो वो एक इंसान है, और फिर अलग आइडेंटिफाई करेंगे लड़का है कि लड़की है। तो पहले क्या है वो, ह्यूमन बीइंग। तो जब तक वो ह्यूमन बीइंग है तो पार्टिकल है वो। तो जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसका जेंडर भी डिसाइड हो जाएगा, उसका नाम भी डिसाइड हो जाएगा। तो हम प्रॉपर्टीज किसकी निकालेंगे, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज निकालते हैं कि एटम की प्रॉपर्टीज निकालते हैं? किसकी निकालते हैं, एटम की प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले सर, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। लो, सबसे पहले पार्टिकल, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों ही है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी शो करेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर भी शो करेगा। अंडरस्टैंड? तो जब पार्टिकल आइडेंटिफाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा वो, एटम। आप समझो, अब पार्टिकल जब आइडेंटिफाई हो गया क्या बन गया वो, एटम। कहानी आगे बढ़ती जाएगी। अब एटम अकेला क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, एटम तो अकेला एटम है। अब उस एटम को मुझे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, तो मैंने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया एक Cl के एटम के साथ, तो कहीं ना कहीं जाके तो जुड़ेगा ना वो, तो फोकट थोड़ी बैठा रहेगा। तो उसने क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल। क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल भी बन गया ये। और अगर H से H को मिला दूंगा तो H क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। H2O कैसे बनेगा मेरे भाई? तो ये मॉलिक्यूल है कि एटम है, H2? H2 क्या है, मॉलिक्यूल है। हमें H2 की गैस ही मिलेगी, हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्म में मिलेगी, और अकेले हाइड्रोजन मिल जाएगा तो चिपक के खेल खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, फिर वो क्या बनाएगी, पक्का? तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4। इस तरीके से इसने किसका मॉलिक्यूल बना लिया, किसका मॉलिक्यूल बना लिया, वाटर का मॉलिक्यूल। समझ गए? तो जब तक आइडेंटिफाई नहीं है तब तक वो चीज़ क्या है, पार्टिकल। और जब आइडेंटिफाई हो जाएगी तो बन जाएगी एटम। और फिर एटम अकेले तो रहेगा नहीं, वो किसके साथ कंबाइन होगा, क्या बनेगा, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी contained by the molecules by the substance is called internal energy of the system. It is represented by U. इसे U से represent करेंगे, ठीक है, किससे represent करेंगे, U। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी मतलब अगर ये मार्कर रुका हुआ है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, और ये ऐसे ऐसे चलने लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो दैट टोटल एनर्जी इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेड बाय U। अंडरस्टैंड? क्लियर? आगे बढ़ें थोड़ा सा। अब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके कुछ नियम है, क्या है, किसके, हीट प्रोड्यूस करने के, हीट एक्सचेंज करने के बहुत सारे क्या है, नियम है। वो बहुत सारे नियम में से एक नियम हम लोग बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
दिस लॉ वॉज फॉर्मुलेटेड बाय R.H. Fowler in 1971, the zeroth law of thermodynamic states. ये याद रखिएगा भाई, सब पूछा जाता ही है. R.H. कब किया था इसने? 1931, द zeroth law of thermodynamics में बोला गया इसमें. ठीक है. तो if two system A and B are separated in a thermal equilibrium with a third system C, then A and B are in thermal equilibrium with each other. दो सिस्टम है, एक सिस्टम हो गया A, एक सिस्टम हो गया हमारे पास में B, आर सेपरेट इन थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये बीच में एक थर्मल इक्विलिब्रियम है C, दोनों आपस में क्या है? अलग अलग है. देन A एंड B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर. मतलब क्या है कि इसका जो टेम्परेचर है और इसका टेम्परेचर है दोनों पे अफेक्ट नहीं करेगा. बीच में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम है. अगर सपोज करो कि इसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, तो इट विल नॉट अफेक्ट ईच अदर. इट विल नॉट अफेक्ट ईच अदर. अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से उन्होंने बोला था कि दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे. दूसरी कंडीशन ये आ रही है कि अगर एक सिस्टम है, बीच में A है और एक B है, ठीक है, और इसके बीच में अगर हीट एक्सचेंज हो रही है, क्या हो रही है? तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा? इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि आप किस में आ जाएंगे? ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. अगर वॉल यहाँ पे क्या है? हीट पास करने दे रही है. तो अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा. और दूसरी कंडीशन क्या है? अगर ये एक ही सिस्टम के अंदर है तो हीट का एक्सचेंज इसके अंदर होगा. तो दे आर इन इक्विलिब्रियम, दे आर ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मेंटेन का मतलब ये नहीं होता कि दोनों बराबर हो. अभी यहाँ का टेम्परेचर क्या है? कम है और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा. दिस इज ऑल्सो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन. अरे बस समझो, जब खिड़की खोल दूंगा तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा. अंडरस्टैंड? कुछ डाउट यहाँ तक? पूछ लो. हाँ हाँ, थर्ड सिस्टम C है ना? नहीं, इट इज़ इन द मिड. अलग किस तरीके से होगा? सपोज करो कि अगर आप अलग उसको रखना चाह रहे हो यहाँ पर इस तरीके से, देखो इसको इस तरीके से हम लोग मेंशन कर सकते हैं. ये हमने बनाई वॉल, बीच में ले लो आप यहाँ पे C ले रहे हो और ये A और B ले रहे हो. ये देखो सुनो, इफ टू सिस्टम A एंड B आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, सेपरेटली हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में विथ द थर्ड सिस्टम, एक बीच में थर्ड सिस्टम है, इन दोनों क्या कर दिया उसने? सेपरेट करके रखा हुआ है. ठीक है, देन A एंड B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. और A और B क्या होंगे यहाँ पे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. अभी हीट का एक्सचेंज इसके अंदर नहीं हो रहा है जब तक C बीच में है. और जब बीच में उसकी वॉल हम लगा देंगे, सपोज यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो जाए. सपोज एक हम पानी की बॉटल लेते हैं, पानी की बॉटल के अंदर पानी भरा हुआ है, प्लास्टिक की बॉटल है, तो हीट एक्सचेंज हो जाएगी. पानी की बॉटल प्लास्टिक वाली गर्म हो जाएगी. बट हमारे पास में जो स्टील की बॉटल्स आती हैं तो उसके अंदर हीट एक्सचेंज नहीं होती है, क्योंकि उसमें एक बीच में वॉल लगी रहती है. एंड दैट वॉल इज़ अनेबल टू, अंदर की हीट बाहर नहीं आ सकती और बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती. तो दिस इज नोन एज zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हीट का एक्सचेंज नहीं होगा. ठीक है, नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हम थोड़ा सा इसको शॉर्टकट वे में चल रहे हैं इसमें, ओके, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन एग्जाम्स. ठीक है, फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम यूज्ड अप टू वेज. फर्स्ट इज टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी
सेकेंड इज टू डू एक्सटर्नल वर्क। सपोज करो, मान के चलते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू अ सिस्टम। मैंने किसी भी अमाउंट हीट दी, मैंने मोटरसाइकिल को हीट दी इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल। आपने पेट्रोल बर्न किया मोटरसाइकिल के अंदर, पेट्रोल बर्न हो गया, तो पेट्रोल बर्न होने से क्या हुआ, आपका इंजन स्टार्ट हो गया। क्या हुआ, आपका इंजन स्टार्ट हो गया। तो इंजन स्टार्ट हो गया तो अब इंजन अपनी वर्किंग करेगा, वो चलाए हम उससे खड़ा रहने दें, लेकिन इंजन स्टार्ट हो गया है और फ्यूल का क्या हो रहा है, कंजप्शन होता जा रहा है। तो वी हैव गिवन द हीट टू द सिस्टम। सिस्टम को क्या दी हमने, हीट दी टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड सेकेंड टू द एक्सटर्नल वर्क। अब जब हमने उसने को हीट दे दी तो गाड़ी क्या हुई, चलने लगी, उसका एक्सटर्नल वर्क स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, व्हेन पहले क्या किया हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फ्यूल दिया, फ्यूल से क्या प्रोड्यूस हुई, और हीट से क्या हुआ, एक्सटर्नल वर्क हुआ। एक्सटर्नल वर्क हुआ ना, बाइक चलेगी ना, तो दिस इज नॉन एज वर्किंग ऑफ इंजन, इंजन की वर्किंग। अब इस पे बेस हम लोग कार्नोट इंजन की बात बाद में करेंगे, पहले इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी हम समझते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में आता है कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कितनी स्टेप में होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टैंडअप, कौन कौन सी, फ्यूल का इनटेक, बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस द हीट, एक्सटर्नल वर्क। इस फैन के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल में चेंज हो रही है, एक्सटर्नल वर्क हो रहा है, इंटरनल एनर्जी दे रहे हैं, तो ठीक है, हैव अ सीट, क्लियर है। नाउ व्हाट इज डी क्यू, हीट सप्लाई टू द सिस्टम। सिस्टम ने जो हीट सप्लाई करी इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया, इंजन अंदर रोटेट हुआ, टरबाइन रोटेट हुआ उसके अंदर, अंडरस्टैंड, और चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब वो सिस्टम आगे तक बढ़ने लगा, जब तक एनर्जी देते रहेंगे तब तक वो आगे बढ़ता जाएगा। ये किसने बोला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसकी इक्वेशन होती है कि हमने हीट जितनी देंगे, क्या हीट जितनी दोगे उतना ही हमारे पास चेंज इन एक्सटर्नल एनर्जी होगा और इंटरनल एनर्जी और वर्क डन होगा। और जैसे हीट देना बंद करेंगे तो दोनों जीरो के बराबर जीरो। और जितनी आप सपोज करो, अब क्या होता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जनरेट अ सिस्टम विच आर 100% आउटपुट दें एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी होना पॉसिबल नहीं है। कितनी परसेंट एफिशिएंसी पॉसिबल है, आपने 1 लीटर फ्यूल दिया, 1 लीटर फ्यूल देने के बाद क्या हुआ, आपको बोला गया कि वो 100 का एवरेज देगी गाड़ी। किसका एवरेज देगी, 100 का एवरेज देगी। अब 100 का एवरेज देने के बाद वो तो हमें शोरूम ने बोला है, लेकिन गाड़ी दे रही है 60 का एवरेज। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हीट को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। लाइक आपका फ्यूल 100% प्योर नहीं है, एरर हो गया ये एक। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि आपका इंजन के अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा है, आवाज़ ज़्यादा कर रहा है आपका इंजन, तो एफिशिएंसी पूरी नहीं आएगी। हो सकता है दूसरी चीज़ कि बाहर ठंड ज़्यादा है, तो इंजन को हीट होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। जैसे ठंड के सीज़न में आपकी गाड़ी एक बार में स्टार्ट नहीं होती है, ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो वहाँ पे क्या हमारी बैटरी और ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है, अंडरस्टैंड। तो जितनी ज़्यादा आप उसको बाहर के एनवायरनमेंट से रिलेट करोगे उतनी कम उसकी एफिशिएंसी होगी। आप एकदम स्टैंडर्ड रखोगे उसको तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी उसके अंदर मिलेगी। क्या मिलेगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी टू रिड्यूस द कंजप्शन। क्लियर एकदम, एफिशिएंसी कब ज़्यादा मिलेगी, एफिशिएंसी किसी की सबसे अच्छी कब होगी, जब कॉन्सेंट्रेटेड होगा, अंडरस्टैंड, कब होगा, जब कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और जैसे हमने फ्यूल दिया उसको, और फ्यूल में आपके इंजन में आवाज़ नहीं आनी चाहिए ताकि एनर्जी का वेस्ट ना हो, आपका इंजन एकदम नया होना चाहिए। तो जो नए इंजन्स होते हैं, नए व्हीकल्स होते हैं, वो एवरेज अच्छा देते हैं, और जैसे वो पुराने हो जाते हैं एनर्जी का लॉस होने लगता है। क्या लगता है, एनर्जी का लॉस होने लगता है। तो टोटल एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, इट विल कम टू द आउटपुट ऑफ द सिस्टम।
किस पे आएगा, सिस्टम के आउटपुट में। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू क्या है यहाँ पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज क्यों हो रहा है, चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी दे रहे हैं। चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी दे रहे हैं। और वर्क डन क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी मिली है। तो पहले चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा कि वर्क डन होगा, चेंज इन एनर्जी, फिर क्या होगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो सिस्टम हमको समझ में आ गया कि पहले हमने फ्यूल दिया, एब्जॉर्ब हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई और गाड़ी आपके आगे बढ़ गई। समझ गया ना सिस्टम, ठीक है, आगे बढ़े इसको, क्लियर है ये। इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन बाय द सिस्टम डायनेमिक सिस्टम इज गिवन बाय। अब हम यहाँ देख रहे हैं पी डेल वी बोल रहा है वो, पी डेल वी मतलब ऑब्वियसली डेल वी हो रहा है हमारे पास में। डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, वर्क डन गिवन टू द सिस्टम ने वर्क डन किया। सिस्टम ने वर्क डन कब किया, जब एनर्जी मिली। तो अब जब भी एनर्जी किसी भी सिस्टम को मिलेगी, किसी भी सिस्टम को मिलेगी एनर्जी मिलेगी, तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी में फ़र्क आएगा। 1 लीटर फ्यूल कितने में कम हो गया, 50 ml कम हुआ, फिर 100 ml कम हुआ। तो चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर से मेंटेन है, किस में चेंज आ रहा है। तो आपका जब तक गाड़ी चलती जाएगी तो उसमें से आपका फ्यूल कम होता जाएगा और प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, चलता रहेगा प्रेशर के साथ में। तो इट इज़ हियर फॉर चेंज इन वॉल्यूम। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, चेंज इन वॉल्यूम की बात हो रही है। ये चेंज इन, एक चीज़ फिक्स्ड रहेगी हमेशा और एक चीज़ वेरिएबल रहेगी। या तो प्रेशर चेंज कर लो या फिर आप वॉल्यूम चेंज कर लो, वर्क डन तो होगा, ठीक है। तो दैट विल माइट बी डेल वी इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। द वर्क डन बाय अ गैस इन एक्सपेंशन फ्रॉम V2 से V1 से V2। अब क्या हुआ, गैस का भी यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। किसका एक्सपेंशन हो रहा है, गैस का एक्सपेंशन कब होगा, जब हीट देंगे। ठीक, सपोज करो कि ठंडी गैस है, गैस क्या यहाँ पे ठंडी है। अब गैस का क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। कब एक्सपेंशन हुआ, जब हीट दी। तो पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर तो हो जाएंगे। तो पहले हमारे पास इतनी गैस थी, वो धीरे धीरे करके बढ़ती गई। हमारे पास गैस इतनी थी हमारे पास में इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, अंडरस्टैंड। अब जब लिक्विड को क्या दिया हमने, हीट देने से और हीट मिली, इसका क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। ये पार्टिकल्स में क्या हो गई, ब्रेकडाउन हो गई। तो क्या हुआ, इसका एक्सपेंशन हुआ। आ रही बात समझ में, कंजप्शन होता जा रहा है, इसका कंजप्शन होता जा रहा है, लेकिन इसका क्या होता जा रहा है, एक्सपेंशन होता जा रहा है, अंडरस्टैंड। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वर्क डन की जो बात होगी, दैट्स कमिंग फ्रॉम V1 टू V2, ठीक है। क्योंकि हम किसके बीच में काम कर रहे हैं, टोटल जो भी वर्क डन हो रहा है हमारा यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद हमने क्या लिया यहाँ पे, पी डेल वी। तो चेंज किस में आया, वॉल्यूम के अंदर चेंज आया। किसके अंदर चेंज आया, वॉल्यूम के अंदर चेंज क्यों आया, फ्यूल कम होता रहा है और गैस का एक्सपेंशन होता जा रहा है, लेकिन वर्क डन सेम होता जा रहा है। और फ्यूल जब ख़त्म हो गया तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा, फिर वापस वो अपनी बैलेंस कंडीशन में आ जाएगी चीज़। इज इट क्लियर, यहाँ पे कुछ डाउट है पूछ सकते हो। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसके अंदर आ रहा है dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, दैट्स फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, रिमेंबर इट, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो
in the one form of law of conservation of energy, because the heat supplied is converted into internal energy and work. जो हमें हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो किस में चेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि ना हमने हीट कहीं से प्रोड्यूस करी, हमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको क्या करी, कन्वर्ट किया। हीट को क्या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया हुआ है। हमने पेट्रोल से हीट प्रोड्यूस कर दी और वो पेट्रोल से जो हीट प्रोड्यूस करी उसमें से वो गैस बन के धुआं बन के उड़ गया पेट्रोल, वो एनवायरनमेंट में चला गया। तो हमने कोई अलग से कहीं से जादू से प्रोड्यूस नहीं किया है, हमने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको क्या किया है। तो दिस इज़ नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये फॉसिल्स हैं इसलिए दोबारा से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। फॉसिल्स का मतलब पेट्रोल एक फॉसिल फ्यूल है, दोबारा से पेट्रोलियम वापस नहीं गेट किया जा सकता। इट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन इसी की जगह पर हम लोग हीट एनर्जी लेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, सन एनर्जी लेंगे, तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वापस से हीट फॉर्म में। अंडरस्टैंड, दिस इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब क्या हो रहा है कि जो सन आ रहा है वो एनर्जी देता आ रहा है, लेकिन 4 बिलियन टन सन का मास कम होता जा रहा है पर डे। कितना, 4 बिलियन टन उसका मास कम होता रहा। वो हीट वो भी तो दे रहा है, सन भी दे रहा है ना, भले भैया तुम फ्यूल नहीं दे रहे हो उसको, लेकिन कहीं ना कहीं से तो फ्यूल उसका जनरेट हो रहा है। तो कितना कितना टन है पर डे कंजप्शन, 4 बिलियन टन। इतना उसका मास क्यों रिड्यूस हो रहा है, हीट रिड्यूस कर रहा है, हीट पूरे एनवायरनमेंट में फैल रही है। तो इतनी जल्दी वो नहीं पूछेगा, उसको पूछने में बहुत टाइम लगेगा। अंडरस्टैंड, द वर्क डन बाय द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय इट। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या, अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं हमारे। एक तो साइक्लिक प्रोसेस हो गई। साइक्लिक प्रोसेस जितना दोगे उतना आउटपुट मिलता जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस यानी जितना आप देते जाओगे उतना आउटपुट मिलता जाएगा। इफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऑफ अ सिस्टम अंडरगो अ चेंज विद टाइम, क्या अंडरगो चेंज विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ में कंजप्शन हो रहा है ना। क्योंकि देखो अगर कंजप्शन किसी भी चीज़ का हो रहा है, अगर इंजन चल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, फ्यूल लग रहा है, क्या लग रहा है, फ्यूल लग रहा है, कंजप्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चेंज विद टाइम देन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू बी अकर्ड, मतलब अगर फ्यूल बर्न हो रहा है तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चल रही है। अभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चल रही है, ये पैनल चल रहा है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज गोइंग ऑन। गाड़ी चल रही है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज गोइंग ऑन। साइक्लिक प्रोसेस को समझेंगे। व्हेन द सिस्टम returns to its initial state after doing work, then the process is called cyclic process। और cyclic process वैल्यू इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो होगी। जितना काम किया, जितनी एनर्जी हीट दी उतना काम हुआ। इंटरनल एनर्जी भैया देखो, इंजन मत देखो, सपोज फॉर एग्जांपल आपने इंजन स्टार्ट किया, आप यहाँ से पहुँच गए 10 किलोमीटर दूर और गाड़ी बंद हो गई, तो इंटरनल एनर्जी उसकी ज़ीरो। लेकिन वर्क डन तो हुआ ना, 1 लीटर में 10 किलोमीटर चले गए। तो 1 लीटर यहाँ पर क्या है, हीट डेल क्यू, और 10 किलोमीटर पार आप चले गए, दैट्स कॉल्ड वर्क डन। वो क्या हो गया आपका, वर्क डन। तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू, और इंजन बंद कर दिया वहाँ पर। इंजन क्या हो गया वहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक, क्या क्लियर है बताओ। साइक्लिक, व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस। हाँ, व्हेन द सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, इंजन चला, बहुत देर तक चला और उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और उसके बाद वापस से क्या हो गया, वो रुक गया। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, और वर्क डन कितना हो गया, मैक्सिमम जितना उसको क्या दिया गया, हीट दी गई, उतना क्या हुआ,
वर्क डन हुआ। कई लोग बोलते हैं ना कि मैं जितना बोला है सिर्फ उतना ही काम होगा, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या है, 0। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। फिर से एनर्जी दी, फिर इंटरनल इंजन चालू हुआ, फिर चला, फिर वर्क डन हुआ, ठीक है, और फिर वो रुक जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 0। क्लियर। एब्जॉर्ब्ड और एब्जॉर्प्शन में अलग फ़र्क होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब अंदर एसिमुलेट हो जाना, और एब्जॉर्ब मतलब ऊपर ही ऊपर सतह पर जाना। सरफेस पे क्या है, सरफेस पे एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, आइसोबैरिक। इफ ड्यूरिंग अ प्रोसेस इन द सिस्टम प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। मैंने कहा था एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, इस बारे में बात हो चुकी है। क्या रहेगी, एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी। देन द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। तो हीट सप्लाई इज यूज्ड टू पार्शियली चेंजिंग इन द वॉल्यूम एंड पार्शियल चेंज इन द टेम्परेचर। ऑब्वियसली मैंने क्या बताया था कि हमने किसी भी सिस्टम को जब एनर्जी दी, क्या दी, सिस्टम को एनर्जी दी, ठीक है। वी हैव गिवन एनर्जी टू द सिस्टम, तो चेंज इन वॉल्यूम, इसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा, किसके अंदर चेंज आएगा, वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा। और प्रेशर क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट। तो हमने ये देखा था ऊपर कि डेल वी को हमने क्या किया था, V2 माइनस V1 किया था। तो चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम किसका चेंज हुआ, सिस्टम का। पहले आपकी गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल था वो 5 लीटर था, अब वो जब बर्न हो गया कितना बचा, 2.5 लीटर फॉर एग्जांपल, या 0 लीटर पूरा का पूरा कंजप्शन हो गया। तो उसके वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आए, पर वर्क डन हुआ, वर्क डन उसके अंदर हुआ। तो हमको सारे रिलेशंस आपस में रिलेट रखने हैं यहाँ पर। तो इन एग्जाम अगर आपको पूछा जाए कि आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, वर्क डन इज इक्वल्स टू P del V, and what is P? P is called pressure and del V is called change in volume, ठीक है। क्योंकि वर्क डन हुआ है तो चेंज तो ऑब्वियसली होगा। क्लियर है। अब आइसोक्रोनिक प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, आइसोक्रोनिक प्रोसेस। इफ ड्यूरिंग अ प्रोसेस इन अ सिस्टम वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, अब यहाँ पे क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोक्रोनिक प्रोसेस। फॉर दिस प्रोसेस वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन, जब वर्क डन नहीं होगा तो फ्यूल जैसा है वो वैसे ही रहेगा। गाड़ी नहीं चलानी है, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा। गाड़ी नहीं चलानी तो भैया पेट्रोल उसके अंदर है तो रखे रहने दो, और जब तक पेट्रोल है उसके अंदर इंटरनल एनर्जी एग्जिस्ट रहेगी। क्या रहेगी, क्योंकि हम जब चलाएंगे तब हमको क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। और जब तक वर्क डन नहीं होगा तो वर्क डन क्या रहेगा यहाँ पे, 0। तो हीट इज इक्विवेलेंट टू इंटरनल एनर्जी। समझ गए। उसके अंदर पड़ा है ना पेट्रोल, तो पेट्रोल जितना पड़ा हुआ है उतनी एनर्जी उसके अंदर हम निकाल सकते हैं कि भैया 1 लीटर पेट्रोल में इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। अब फिर यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब भी डेल डब्ल्यू की कंडीशन आएगी तो यहाँ पे डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू रहेगा। एंड व्हाट इज यू, व्हाट इज यू, थोड़ा सा स्पीक लाउड, ऑडिबल होना चाहिए। जब तक आप तेज नहीं बोलोगे ना आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। व्हाट इज डेल यू, व्हाट इज डेल क्यू, heat provided to the system. What is del U, internal energy. And what is del W, work done. तो वर्क डन जब होगा तो del U क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, del Q इज इक्वल्स टू, इज इट क्लियर। बढ़े आगे।
ना अब हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। कौन सा? आइसोथर्मल। थर्मल वर्ड से क्या समझते हैं हम लोग? हीट। अंडरस्टैंड? तो इफ अ फिजिकल प्रोसेस इन अ सिस्टम टेक प्लेस इन सच अ वे दैट द ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, पूरी प्रोसेस के दौरान, पूरी प्रोसेस के दौरान जब टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। देयर इज नो चेंजिंग। टेम्परेचर में जब चेंजेस नहीं आएंगे तो वॉल्यूम के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। बर्न ही नहीं हो रहा है, टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो प्रेशर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो प्रेशर भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, क्योंकि क्या चेंज नहीं हो रहा है? टेम्परेचर क्या यहाँ पे? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या यहाँ पे? कांस्टेंट है। ठीक है। सिंस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट सो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जब टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं तो इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो चीज़ जहाँ खड़ी है वो, तो दिस इज नॉन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस कंडीशन वर्क डन होगा क्या? वर्क डन होगा? वर्क डन होगा? नहीं, सोच के बताओ ना, वर्क डन होगा? जल्दी सोचो। जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसके अंदर वर्क डन नहीं होगा। ठीक है। तो जो वर्क डन उसके अंदर नहीं हो रहा है तो एक फिक्स्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक फिक्स्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है। आपका फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है ना, जब फ्यूल बर्न ही नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो देयर इज़ नो चेंज। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो जब इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए तो टेम्परेचर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। तो यहाँ पे डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग। तो इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था? क्या था? डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। तो ये कितना हो गया? 0 हो गया। हमारे पास में ये चीज़ आ गई। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर। ठीक है। तो डेल वी कब कब कांस्टेंट रहेगा? जब जब टेम्परेचर सेम रहेगा, तब तक ये चीज़ क्या रहेगी? यहाँ पे फिक्स्ड रहेगी। इज इट क्लियर? तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? स्टैंड अप। सर, आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस in which temperature remain constant and there is no change in volume and internal energy. There is and वॉल्यूम के अंदर चेंज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि टेम्परेचर के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे। किसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे? टेम्परेचर के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे, तो वॉल्यूम के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जो डेल यू होगा, इंटरनल एनर्जी होगी, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 0। तो क्या आ जाएगा? डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू। अंडरस्टैंड? क्लियर है? ठीक है। अब इसका वर्क डन जो एक फिक्स इक्वेशन यहाँ पे निकाली हुई है, दैट्स ऑल 2.3026 म्यू आर टी। रेट कांस्टेंट होता है ये टी, ये फिक्स वैल्यू है, यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है। log 10 v2 माइनस v1। अब हम समझते हैं व्हाट इज एडिबैटिक फिजिकल प्रोसेस। एडिबैटिक प्रोसेस, एडिबैटिक प्रोसेस के अंदर हम लोग देख रहे हैं, इफ फिजिकल प्रोसेस इन अ सिस्टम टेक प्लेस इन सच अ वे दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड द एटमॉस्फेयर। मतलब सिस्टम, ये सिस्टम है और एटमॉस्फेयर के बीच में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। यहाँ पे लग गई है एक वॉल, ना यहाँ की हीट बाहर जाएगी ना बाहर की हीट अंदर आएगी। क्या बोला मैंने? सिस्टम एकदम फिक्स्ड है, कोई भी हीट का क्या नहीं हो रहा, उसके अंदर चेंज नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से क्या है? फिक्स्ड है। ये ए और बी, ये एक वॉल लगी हुई है, यहाँ की हीट यहाँ नहीं जाएगी और यहाँ की हीट यहाँ नहीं जाएगी। ठीक है।
if a physical process in a system take place in such a way that there is no exchange of heat between system A and between system B and the atmosphere, then the process is called adiabatic process. What is adiabatic process? Stand up. हाँ स्पीक बोलो. Between the two system खत्म. Adiabatic process is a kind of process in which there is no exchange of heat between one system to another system. This is known as adiabatic process. बोलो. Adiabatic process is a kind of adiabatic process is a kind of process. Adiabatic process is a kind of process in which there is no exchange between the system and the surrounding. खत्म कहानी. System and the surrounding इतना बोल सकते हैं. ठीक है, बैठो, हैव अ सीट. पीवी ये गामा दिख रहा है आपको यहाँ पर. ठीक है, ये वैल्यू क्या रहेगी इसके अंदर? कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, टेम्परेचर के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे इसमें. PVR इस कंडीशन में जो हीट है वो क्या रहेगी? क्यों रहेगी ज़ीरो? हीट के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे. ठीक है, हीट के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे. क्यों नहीं आ रहे? और जब भी हीट के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, कैसे देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं. माइनस क्यों आया? इक्वेशन क्या थी फर्स्ट ऑफ थर्ड माइनस की? डेल क्यू इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू. ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास में? ज़ीरो हो गया. तो ये कितना बचा? डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल यू. तो डेल यू यहीं पे रहेगा, सब सॉरी प्लस से बीच में, डेल यू यहीं पे रहा और ये इक्वल टू के साइड चला गया तो क्या माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू के साइड चला गया. क्लियर है इक्वेशन के अकॉर्डिंग? वर्क डन नेगेटिव में इसलिए क्योंकि कुछ एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है वहाँ पर. वर्क डन ज़ीरो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमारे पास सिस्टम, ये मान के चलो फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे. ए से बी नहीं जा रहे और बी से ए नहीं जा रहा है, लेकिन एनर्जी तो यहाँ से कहीं ना कहीं से रिलीज होगी. वॉल से टकरा के एनर्जी तो लूज हो रही है ना. आपकी बोतल में पानी भर के रख दिया आपने टाइट करके ढक्कन, कितने दिन तक पानी उसमें गर्म नहीं होगा? तीन दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितने दिन? एक मतलब वो तो जनरल कंडीशन बात करें. बहुत अच्छी वाली बॉटल है आपकी, जब भी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस होगी तो वो क्या होगा, उसके अंदर वर्क डन हुआ नहीं, उसने हीट का एक्सचेंज भी नहीं किया, तो क्या हो गया, वो रिड्यूस होती गया. वर्क डन रिड्यूस हुआ ना यहाँ पर, उसके जो एनर्जी थी वो लॉस हो गई बिना किसी काम के. एनर्जी क्या हो गई? लॉस हो गई. तो कोई भी चीज़ जब लॉस होगी तो इट जस्ट शोज अ नेगेटिव वर्क डन. जब भी क्या हो जाएगी, एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, एक्सचेंज नहीं कर पा रही, कन्वर्ट नहीं कर पा रही, तो वो क्या हो जाएगी, ख़त्म होती जाएगी. सब इंजन्स की कहानी यही है कि जब तक इंजन सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, तो उनके वर्क डन क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा. और मशीन जितनी ज़्यादा चलेगी उतने ज़्यादा वो एफिशिएंसी देगी. क्या करेगी? उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी देगी. हम जब भी किसी मशीन को रिपेयर करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई वो कितनी चली हुई मशीन है. अगर वो मशीन नहीं चली है तो ख़राब हो जाएगी. तो वो ख़राब हो रही है मतलब उसका नेगेटिव वर्क डन. नेगेटिव वर्क डन इसलिए ले रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी ख़त्म हो गई.
हमारी बॉडी का स्टेमिना कब बनता है? और जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो स्टेमिना, तो यहाँ पे वर्क डन करने की एफिशिएंसी हमारी कम होती जा रही है क्योंकि हम बैठे हुए हैं। एफिशिएंसी कब बढ़ेगी? सेम मशीन्स भी ऐसी वर्क करती हैं। गाड़ी के टायर्स होते हैं, आप गाड़ी के टायर्स देखोगे जाकर, अगर गाड़ी खड़ी रहेगी आपकी तो आपकी गाड़ी के टायर चटकने लगेंगे, गाड़ी के टायर में क्रैक्स आने लगेंगे। आप अगर शूज़ नहीं पहनोगे बहुत दिनों तक तो शूज़ का सोल खुलता जाएगा रखे रखे। आप सपोज करो शॉप्स में शूज़ होते हैं ना, शूज़ रखे रहते हैं, तो बहुत सालों से शूज़ रखे हुए हैं तो उसका सोल क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो बॉन्ड लगा हुआ है वो खुल टूटता जाएगा। तो सेम काइंड ऑफ कोई भी चीज़ के अंदर अगर वर्क डन नहीं हो रहा है तो उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होती जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली समझो उसको, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। शूज़ हैं, आपने नए शूज़ खरीदे, आपने बहुत सालों से वो शूज़ रखे हुए हैं, तो वो शूज़ एकदम तो कड़क हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। दूसरी चीज़, उसका सोल जब तक टाइट होता जाएगा उतना ज़्यादा उसकी बॉन्ड्स खुलते जाएंगे और वो आपके यूज़ में नहीं आएगा एक टाइम बाद। सेम गाड़ी आपकी खड़ी हुई घर में रेगुलर नहीं चलती, तो आप जब उसको स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट नहीं होगी वो, क्योंकि उसकी बैटरी चार्ज नहीं हुई, उसके अंदर के पिस्टन्स वर्क नहीं किए, उसके अंदर जो ऑयल पड़ा हुआ है वो थिक होता जा रहा है। क्या होता रहा है? ऑयल अगर थिक होता जाएगा तो उसके बीच में जो पिस्टन है वो वर्क नहीं करेंगे, और अगर रेगुलर आपकी गाड़ी चल रही है तो उसके पिस्टन्स मूव करते जाएंगे रेगुलर बेसिस पे। क्या करते जाएंगे? पिस्टन्स मूव कर, और जब तक पिस्टन्स मूव करते जा रहे हैं तब तक आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी अच्छी आएगी। आ रही बात समझ? तो आपकी गाड़ी के अंदर जो ऑयल डला हुआ है, आपके इंजन में जो ऑयल डला हुआ है, भले आप गाड़ी नहीं भी चलाओगे तो 1 साल बाद आपको ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे चला ही नहीं गाड़ी में, ऑयल चेंज नहीं कराऊँ, इससे क्या हो जाएगा? आपका जो इंजन है वो जैम हो जाएगा। जब आप कभी भी नई गाड़ी खरीदते हैं तो बोला जाता है भैया आप या तो, कार की बात कर रहा हूँ, 10,000 किलोमीटर चला लो या 1 साल बाद सर्विसिंग करा लो, या तो 10,000 किलोमीटर चला के आप सर्विस करवा लो गाड़ी की, या 1 साल बाद सर्विस कराओ, लेकिन आपको 1 साल बाद उसका ऑयल चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल रखे रखे क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो जब वो चीज़ वैसी हो रही है तो दैट्स कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन। इस चीज़ को क्या बोला जाता है? नेगेटिव वर्क डन बोला जाता है। ठीक है, किस कंडीशन में आ रही है? एडिबेटिक प्रोसेस। तो कोई भी चीज़ जब आइसोलेटेड रहेगी क्या रहेगी? तो अपनी एफिशिएंसी खो देगी। मैग्नेट हो गया, मैग्नेट को उठा के कहीं बाहर रख दो आइसोलेटेड जगह में तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। मालूम है चीज़? वैन द मैग्नेट लॉस इट मैग्नेटिज्म, मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म कब लॉस करता है? 2 कंडीशन में, 3 कंडीशन में। या तो हैमरिंग करो, उसको पीट दो बहुत तेज़ी से तो इट जस्ट कम्प्लीटली लॉस इट मैग्नेटिज्म। दूसरा, उसको हीट कर दो तो उसका मैग्नेटिज्म चला जाएगा। तीसरा, उसको आइसोलेटेड रख दो, किसी भी चीज़ से चिपका के नहीं रखना है। आप उसको एकदम सेपरेटेड रख दोगे तो उसका मैग्नेटिज्म चला जाएगा। सेम काइंड इंजन के साथ भी यही है। तो इंजन की एफिशिएंसी कब खत्म होगी? जब उसको चलाया नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड? फॉर एडिबेटिक प्रोसेस डेल क्यू इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन क्लियर है? यानी बढ़े आगे। अब हम समझते हैं व्हाट इज एंट्रोपी। क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ द मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम दैट थर्मोडायनेमिक फंक्शन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। देखो क्या होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है जो भी हमने एनर्जी दी किसी भी सिस्टम को, उस सिस्टम ने एनर्जी को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। क्या किया? एब्जॉर्ब किया। तो हीट एब्जॉर्ब और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? 273 में बता चुका हूँ। 273 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब वो कितना, सपोज करो कि फॉर एग्जांपल
हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास में आइस है, क्या है, आइस है। अब आइस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है, ये क्या हो गया इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैंने यहाँ रख दिया 273 केल्विन, अभी बर्फ ही है, ठीक है। इसको पानी बनाने में मुझे क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो हीट किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डेल क्यू से प्रेजेंट करते हैं। तो कितना डिग्री बढ़ानी पड़ेगी, 1 डिग्री। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 डिग्री। तो इसको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए अगर सपोज करो मैंने इसको 1 डिग्री ऊपर बढ़ाया और नीचे कितना रखूँगा 273 केल्विन, तो 1 डिग्री को यहाँ बढ़ाने के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 डिग्री बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना 274। मैंने उसकी क्या बढ़ाई, हीट बढ़ाई। किसके कंपेयर में हीट बढ़ाई, आइस, मतलब 273 के कंपेयर में। तो यहाँ पे हीट जब बढ़ाई, चेंज इन हीट, एंड दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसने 1 डिग्री हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। तो अब क्या हुआ, 1 डिग्री में 1 डिग्री सेल्सियस में क्या बन जाएगा, वो पानी। तो उसने सिर्फ 1 डिग्री एब्जॉर्ब किया। कितना एब्जॉर्ब किया, तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी एक फिक्स टेम्परेचर पे, किस पे, टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स्ड। चेंज इन हीट, तो चेंज इन हीट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डेल क्यू इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1। क्लियर। एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनामिक फंक्शन विच रिमेन अनचेंज्ड इन अ एडिबैटिक प्रोसेस। जब एडिबैटिक प्रोसेस होगी तो ये क्या रहेगी, अनचेंज, ऐसा वो बोल रहा है। लेकिन जब हम 1 डिग्री उसकी क्या बनाएंगे, टेम्परेचर, तो वो एक फिक्स टेम्परेचर के साथ में क्या करेगा, समझो बात को एक बार और। ये फिक्स टेम्परेचर है, कितना 273, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। कितने से चेंज हुआ, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से लेके 0 डिग्री सेल्सियस, कितने से 0 डिग्री सेल्सियस, अंडरस्टैंड। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है कुल मिला के चेंज इन हीट। क्या होता है, चेंज इन हीट विद कांस्टेंट टेम्परेचर। उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास में, डेल एस। डेल एस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इज इक्वल्स टू एब्जॉर्ब्ड हीट अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हीट एब्जॉर्ब यानी चेंज इन हीट, दैट्स कॉल्ड डेल क्यू, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट्स कॉल्ड 270 यानी टी। फॉर्मूला क्या बन गया, याद हो गया फॉर्मूला ये था। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला अगर आता है तो प्लीज़ रिमेंबर इट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऐसा कोई सा भी इंजन नहीं बनाया जा सकता है जो सेल्फ ऑपरेटेड हो, खुद से चले। बना सकते हो क्या ऐसा कोई सिस्टम, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग डिवाइस। ऐसा कोई सा डिवाइस नहीं बनाया जा सकता जो क्या हो, क्या हो, सेल्फ एक्टिंग हो, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग डिवाइस unaided by a external agency which is act in a cycle to absorb heat from the source and convert whole amount into work। हमने जितना फ्यूल दिया पूरा काम मिल जाए और कुछ फ्यूल नहीं दिया और काम हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। 1 लीटर में 100 किलोमीटर नहीं पॉसिबल है। हीट नहीं दी और काम हो जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ कंजप्शन तो होगा। क्या होगा, किसका कंजप्शन होगा, फ्यूल का, इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फ्यूल प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो अब हम सपोज करो कि हमें शोरूम वालों ने बोल दिया, हमने व्हीकल खरीदा कि भैया 1 लीटर डालोगे तो गाड़ी कितनी चलेगी, 100 किलोमीटर मान के चलो।
पर जब हम घर जाके देखा तो 60 का एवरेज आ रहा है। आप पहुँच गए भैया, आपने तो बोला 100 किलोमीटर चलेगी 1 लीटर में, तो आपसे पूछेगा पेट्रोल कहाँ से डल रहा है। दूसरी चीज़, आपका इंजन पूरी तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीसरी चीज़, आपने ब्रेक कितनी बार अप्लाई करा है उसमें, आपने क्लच कितना दबाया उसमें। तो ये सारे क्या एनर्जी लॉसेस हैं। तो उन एनर्जी लॉसेस को करने के बाद हमने ये देखा कि 40% हमारे एनर्जी लॉसेस हुए क्योंकि हम मशीन चलाने की एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं है। और जब आप मशीन चलाने की एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं रहती है तो आपकी गाड़ी एवरेज नहीं दे पाती है, भले वो ऑटोमेटिक व्हीकल हो या भले वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी एफिशिएंसी, आप एक फिक्स्ड कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड के साथ व्हीकल को रन करोगे, 45 बोला जाता है, कितना 45 से लेके 50 के बीच में आप चलाओगे तो आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अंडरस्टैंड। तो सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिंपल से ये बोल रहा है कि कोई सा ऐसा सेल्फ एक्टिंग मशीन नहीं है जो खुद से चले, उस मशीन को चलाने के लिए हमें एनर्जी। इज इट क्लियर? ठीक है। हीट इंजन, कौन सा इंजन? हीट इंजन। हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू। अब आ गए मेन काम में। हम लोगों ने ये सब कुछ इसलिए समझा क्योंकि हमको इंजन को समझना था। तो इंजन की सबसे खास बात क्या है, क्या देंगे उसको? ठीक है। हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। ये चल रहा है मैकेनिकल वर्क। क्या है? अ हीट इंजन एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। हीट इंजन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग? हीट इंजन। तो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं? सोर्स ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर, वर्किंग सब्सटेंस स्टीम इन स्टीम इंजन्स, फ्यूल वेपर्स एंड एयर डीजल्स इंजन। फ्यूल के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं ना ये सब चीज़ें। कुल मिला के ये वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पे क्या आ रहा है? फ्यूल आ रहा है। वर्किंग सब्सटेंस क्या आ रहा है? फ्यूल आ रहा है। सिंक ऑफ हीट एट लोअर टेम्परेचर। सिंक क्या है? जहाँ पे हीट का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट का लॉस हो रहा है। तो जब तक हीट लॉस नहीं होगी तब तक इंजन भी वर्क नहीं करेगा। तो सिंक ऑफ हीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीट इंजन। तो 3 कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टैंड अप बताओ। हाँ, वर्किंग सब्सटेंस क्या है यहाँ पर? फ्यूल। और सिंक ऑफ हीट एट लोअर टेम्परेचर, हीट लॉस हो रही है। तो देखो इंजन जब वर्क करेगा तो इंजन गर्म होगा ना बाहर से, तो उस गर्मी से क्या करोगे? उस पर रोटी थोड़ी सेकोगे कि यार हीट, मतलब हमको प्रॉपर एफिशिएंसी चाहिए। बाहर हीट तो लॉस हो रही है ना, हाथ लगेगा गर्म है तो एक काम करो उसमें रोटी सेक लो ताकि पूरी हम क्या ले सकें, इसकी एफिशिएंसी ले सकें। तो वो तो लॉस हो रही है ना। अब वो डिपेंड कर रहा है कि आप उस हीट को कैसे कर सकते हो। डिपेंड्स, कई जगह पे इसके एफिशिएंसी को यूज़ किया जाता है। जैसे वाटर बॉयल हो जाता है कई बार बाहर का। जैसे आप देखोगे कि पोहे की दुकान में जाओगे आप, पोहा होता है ना, पोहा आता है ना, पोहा जलेबी, तो वो बहुत तरीके से काम करता है। वो जिसमें पोहा गर्म करता है स्टीम से, उसके अंदर वो आलू भी उबालता है। देखें, मतलब वो एक वो रखा रहेगा, बर्तन रखा रहेगा, बर्तन रखा रहेगा, तो पोहा तो गर्म करना है उसको, तो पोहे की जो ट्रे है वो ऊपर रख देगा उसके बर्तन, और उसके अंदर क्या बोल रहे होंगे? आलू बोल रहे होंगे। तो वो हीट लॉस नहीं कर रहा है उसकी। देखा है कभी? देखा है? कहाँ देखा? अब हम डायरेक्ट उसको गर्म क्यों नहीं कर रहे आग से? पोहे को हम डायरेक्ट गर्म क्यों नहीं कर रहे आग से? पोहे की सॉफ्टनेस खत्म हो जाएगी, जल जाएगा वो, इसलिए उसको स्टीम किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टीम किया जाता है। बट हम इंजन के साथ ऐसा नहीं कर सकते, इंजन की हीट लॉस होगी। अंडरस्टैंड? तो हीट इंजन, इंजन चालू किया आपने, गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी का बोनट गर्म हो जाता है, होता है ना गाड़ी का बोनट, तो बोनट पे क्या करेगा तू? बोनट पे कुछ कर पाओगे क्या? वो तो हीट लॉस होती जा रही है उसकी, बट इंजन तो वर्क कर रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन।
क्या? थर्मल एफिशिएंसी का मतलब क्या समझ रहे हो? एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन पर साइकिल बाय द इंजन टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। क्या बोल रहे हैं, मैं गाड़ी अच्छा एवरेज दे रही है, गाड़ी की एफिशिएंसी अच्छी है, पंखा अच्छी हवा दे रहा है, एसी कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और कूलिंग अच्छी कर रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। कोई भी सिस्टम ज़्यादा आउटपुट दे कम लेने के बाद, क्या करें, ज़्यादा आउटपुट दे कम लेने के बाद, ठीक है। तो नेट वर्क डन पर साइकिल, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर साइकिल। सपोज करो कि एक पर्टिकुलर हमारे पास में इंजन है, उस इंजन में हमने 1 लीटर फ्यूल दिया, क्या दिया, 1 लीटर फ्यूल में हमको आउटपुट 80 किलोमीटर्स का मिला, फिर हमने दिया, फिर 85 मिला, फिर 1 लीटर और दिया, फिर हमको 95 मिला। अब क्या होता है, जैसे जैसे इंजन चलता जा रहा है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे उसके साइकिल के राउंड बढ़ते जा रहे हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। तो आपका व्हीकल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे एवरेज अच्छा देगा। कब देगा, लॉन्ग डिस्टेंस पे एवरेज अच्छा देता है। ये नहीं कि यहाँ से गए वो पास वाले दुकान पे खड़े हो गए जाके, गाड़ी का तो एवरेज ही नहीं बन रहा है। अरे भाई चलाओ तो उसको, आपको कम से कम उसको 100 किलोमीटर चलाओगे तब जाके आपको उसकी एफिशिएंसी पता पड़ेगी। क्या पता पड़ेगी, एफिशिएंसी पता पड़ेगी। और एफिशिएंसी पता करने के लिए आपको राउंड देने पड़ेंगे, आपका चक्का जितना घूमेगा गाड़ी का, नेट वर्क डन पर साइकिल, उतना ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर पाओगे आप। तो जो व्हीकल लॉन्ग डिस्टेंस में चलते हैं वो एकदम तंदुरुस्त रहते हैं। लाइक ट्रक्स की एफिशिएंसी अच्छी होती है, इतना ज़्यादा लोड कैरिएज करते हैं, पावर कंजप्शन तो होता है उनका लेकिन अच्छी एफिशिएंसी देते हैं। व्हीकल्स हो गए, आप व्हीकल जितना लॉन्ग डिस्टेंस में चलेगा, लाइक अब देखो सुनो मेरी बात, होता क्या है कि आपका मोबाइल है, आप जैसे मोबाइल बहुत, मतलब ये मान लो कि पूरी बैटरी उसे ख़त्म कर दे रहे हो, उसकी पूरी बैटरी ख़त्म होने दिया करो। एक बात याद रखना, आप लोग बैटरी ख़त्म होने से पहले उसको चार्ज कर लेते हो, 1% 2% पे आने दिया करो, तब जाके वो पूरा का पूरा क्या होगा, खाली होगा और फिर उसके अंदर फिल भरा जाएगा। जैसे बाल्टी होती है, बाल्टी का पानी हम लोग क्या करते हैं, आधा भरा हुआ है और वापस से नहाने के लिए उसी आधे को भर लेते हो कि पूरा फेंकते हो, पहले फेंकते हो ना, साफ़ करते हो ना, तो उसके अंदर से पहले जो पावर पुराना वाला है उस पावर को हमको हटाना चाहिए, उसके बाद दोबारा से उसको फिल करना चाहिए ताकि वो आपको रिफ़्रेश हो सके। क्या होता है कि पावर के अंदर में कुछ ना कुछ फॉल्ट्स आते रहते हैं, पुरानी चीज़ जब स्टोरेज रहती है ना तो इट जस्ट क्रिएट अ डैमेज इन द इंजन्स। अब जैसे हम लोग गाड़ी का इंजन होता है, जो गाड़ी का इंजन आप जब भी दुकान पे जाओगे तो वो ऑयल निकाल लेगा पूरा, फिर वापस से नया ऑयल डालेगा, करता है। गाड़ी का कूलेंट होता है, पहले गाड़ी का कूलेंट पूरा निकाल लेगा और वापस से फ्रेश कूलेंट डालेगा, क्योंकि उसके अंदर जो बर्निंग आई है, क्या ये बर्निंग आई है, वो उसकी एफिशिएंसी कम कर देगा। क्या कर देगा, उसकी एफिशिएंसी कम कर देगा। इसलिए हमको उसमें नया फ्यूल डालना चाहिए। गाड़ी में भी आपको फ्यूल बार बार नहीं डलवाना है, पहले गाड़ी का फ्यूल भी ख़त्म हो दो कभी कभी, ताकि पता पड़े कि अंदर कितनी गंदगी भरी है उस फ्यूल टैंक के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, 1 लीटर का पड़े ही रहने देते हैं उसमें, आप उसको पूरा खाली होने दो एक बार, फिर दोबारा से उसकी रिफिलिंग होती है। हमारी बात, जब हम हमारी गाड़ी की सर्विसिंग पे जाती है तो वो यही करते हैं, पूरा पूरी चीज़ों को निकालते हैं, दोबारा से उसका करते हैं। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन जम जाता है उसके अंदर, वो पूरी की पूरी चीज़ क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो दोबारा से उसको वापस करते हैं। तो तब जाके हमारे सिस्टम की क्या बढ़ती है, थर्मल एफिशिएंसी बनती है। इज इट क्लियर? तो नेट वर्क डन पर साइकिल, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर साइकिल। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज गिवन बाय ईटा इज इक्वल्स टू 1 - T2 - T1। ये किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं।
यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा, दैट्स कॉल्ड T1 T2 अपॉन T1 इंटू 100%। ठीक है, तो ये T2 माइनस T1 क्या है? T1 माइनस T2 चेंज इन टेम्परेचर। और जब मैंने इसको सेपरेट किया, मैंने किया T1 माइनस T2 T1 इंटू 100, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमको वापस ही वैल्यू मिल गई। अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ क्या कर रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। एक बार हीट एब्जॉर्ब हो गई और पर हीट में इसका कंजप्शन कितना हुआ, दैट्स कॉल्ड T2। अंडरस्टैंड? इंटू 100% निकालना है हमको, परसेंटेज इससे निकाला जाता है ना, इंटू 100 करते हैं। ठीक है, अब T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स और टेम्परेचर ऑफ सिंक। सिंक क्या है, टेम्परेचर यूज हुआ है, हीट का लॉस हुआ है, उसको बोलते हैं सिंक। ठीक है, तो T2 हमेशा सिंक ही रहेगा। हमने पहले स्टार्ट कर लिया, इंजन गर्म हुआ तो हीट का क्या हुआ, लॉस हुआ, और उसके अंदर क्या हुआ, वर्क डन हुआ। कार्नोट साइकिल, कौन साइकिल, तो कार्नोट साइकिल इज अ आइडियल साइकिल। इस प्रकार की कोई साइकिल नहीं होती, कार्नोट इंजन नहीं होता। कार्नोट इंजन का मतलब, ये हमने एक इंजन को इमेजिन किया हुआ है कि हम जितनी एनर्जी देंगे उतना ही आउटपुट मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट का लॉस होगा, क्या होगा, हीट का लॉस होगा। अब देखो ये बोल दे रहा है साहब, कार्नोट साइकिल इज आइडियल साइकिल ऑफ ऑपरेशन ऑफ हीट इंजन डिवाइस बाय निकोलस लियोनार्ड सैडी कार्नोट। दिस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 स्टेजेस: आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हीट एब्जॉर्ब, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, हीट रिलीज्ड, एडियाबैटिक कंप्रेशन। मतलब उसका कहने का मतलब है कि एनर्जी का लॉस कहीं पर भी नहीं हो रहा, हीट रिजेक्टेड कर दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हीट उसी के अंदर यूज़ हो जा रही है, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी चीज़ जब चलेगी तो एनर्जी आएगी, वो बोल रहा है कि हीट उसी के अंदर यूटिलाइज हो जाएगी। अंडरस्टैंड? लेकिन उसने इसलिए बताया ताकि हम पूरी तरीके से एफिशिएंसी इंजन की पता लगा सकें कि उसकी एफिशिएंसी क्या है। हमको हीट लॉसेस कहाँ नहीं चाहिए, हम तो हीट लॉसेस को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तब जाके हम एफिशिएंट इंजन बना पाएंगे। क्या करेंगे, कब बना पाएंगे, हीट लॉस को कम कर पाएंगे। अब जैसे सुपर कंडक्टिंग डिवाइसेस होते हैं, सुपर कंडक्टिंग डिवाइसेस जो बुलेट ट्रेन्स में लगते हैं, तो उसके अंदर हीट के लॉसेस नहीं होते। हमारी जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं इंडिया के अंदर, वो छतों से निकलती हैं, बड़े बड़े सिग्नल्स, वो हाई टेंशन वायर्स होती है ना, बट फॉरेन में क्या होती है, ज़मीन के अंदर से जाती हैं। तो हमारे जो हीट लॉस हो रहे हैं वो तो बाहर के रेजिस्टेंस से हो रहे हैं, एयर आ रहा है, ठंडी हवा आ रही है, पानी बरस रहा है, तो जो मोटा सा वायर है वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है ना। पर फॉरेन्स में क्या है कि पूरे ज़मीन के इंटरनली ग्राउंडेड है, तो वहाँ पे हीट के लॉस कम होते हैं और एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है। तो लॉस होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रोड्यूस करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉस का ना होना। क्या बोला मैंने, लॉस का ना होना। पहले आप लॉस रिड्यूस करो फिर प्रोडक्शन करो। अंडरस्टैंड? तो इसने एक ऐसा इंजन बनाया जहाँ पे हीट का लॉस इसने मिनिमम 0 कर दिया है, मिनिमम ही कर दिया है, तब जाके इसकी एफिशिएंसी क्या आई, 100% आई, मैक्सिमम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट का मतलब होता है कि 3 प्रोसेस होती हैं टोटल: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। 3 प्रोसेस होती हैं। तो कंडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट किसके आता है, फ्लेम के आ गया। सपोज करो कि आपके किचन में बर्तन है, तो बर्तन आपने रखा हुआ है गैस के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे एक हैंडल लगाया था जो एबोनाइट का बना रहता है, तो वो हीट को पास नहीं होने देता। तो हम इससे क्या समझ रहे हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और सारे के सारे जो मेटल होते हैं वो कंडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, इसकी
कंडक्शन की प्रोसेस। वहीं कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक रूम है, रूम के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमने जैसे खिड़की खोलेंगे तो क्या होगा, अंदर की जो एयर है, बाहर की जो एयर है वो अंदर आ जाएगी और अंदर की एयर बाहर चल जाएगी। तो हो सकता है कि हमारा रूम ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए। हम यहाँ पे डायरेक्ट गर्म ठंडा नहीं कर रहे किसी प्रोसेस को टच करने के बाद। और रेडिएशन प्रोसेस ये होती है कि जैसे ही कोई भी सन का रेडिएशन आया और उसने किसी भी पर्टिकुलर जगह को गर्म कर दिया, दिस इज नोन एज रेडिएशन, हीट एक्सचेंज थ्रू रेडिएशन। तो रेडिएशन इज दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम। मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? मीडियम की। जैसे सन है हो गया, यहाँ पे सन का एग्जाम्पल दे रहा है वो, हीट फ्रॉम सन कम्स थ्रू द अर्थ बाय रेडिएशन। जो हमारे अर्थ में रेडिएशन आ रही है वो किससे आ रही है? सन से आ रही है, बट देयर इज नो एनी काइंड ऑफ मीडियम अवेलेबल बिटवीन इट। इसके बीच में कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? रेडिएशंस। ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट के कितने मेथड्स होते हैं? कौन कौन से 3 मेथड्स हैं? रेडिएशन। अंडरस्टैंड? क्लियर है पूरा? Stable state. Important definitions related to transmission of heat. The states of material in which material cannot absorb or emit the heat known as stable state of material. मतलब कोई भी पर्टिकुलर मेटल है वो हीट रिलीज नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? और हीट एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेबल स्टेट। आइसोथर्मल सरफेस, द कंडक्टर विच हैव सम टेम्परेचर एट ऑल द पॉइंट्स एज आइसोथर्मल सरफेस। द कंडक्टर विच हैव सम टेम्परेचर, मतलब एक सरफेस है हमारे पास में, उसमें क्या एक टेम्परेचर है, पूरे सराउंडिंग में पूरा इक्वल टेम्परेचर है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? आइसोथर्मल सरफेस। टेम्परेचर ग्रेडियंट, द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विद डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो, टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आए। सपोज करो कि आप जितना ज़्यादा नियरेस्ट टू हीट जाते जाओगे, टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आते जाएंगे, मतलब नियरेस्ट टू हीट आते जाएंगे। सपोज करो कहीं पे एक रेडिएशन का सोर्स है, आप उसके पास जाते जाओगे, जैसे सन के पास हम जितना जाते जाएंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट उतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वहाँ पे। अंडरस्टैंड? एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट Q1 माइनस Q2। आर क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अंडरस्टैंड? थर्मल कंडक्टिविटी, देखो हर मेटल की अपनी अपनी अलग एफिशिएंसी होती है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की। क्या? कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। सपोज करो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है? सिल्वर की होती है। किसकी होती है? जितने मेटल्स होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट द हीट थ्रू इट इज़ नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। Thus, heat conduction is defined as a time of rate of heat flow in a material from a given temperature. हमने जैसे टेम्परेचर दिया ये तुरंत गर्म हो गया, हमने टेम्परेचर दिया गर्म नहीं हुआ, तो जब मैंने टेम्परेचर दिया और गर्म हो गया तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है। और टेम्परेचर देने के बाद थर्मल कंडक्टिविटी, अगर टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं हुआ तो थर्मल कंडक्टिविटी बुरी है, मतलब कम है। इट डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द मेटल। ठीक है। कंसिडर, वी हैव एग्जांपल दे रहा है सेम। कंसिडर मेटल रॉड ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, let the end of rod are at the same temperature T1 and T2. Then the rate of flow of heat H conducted through the any section of material same as it is। उसने वही लिखा हुआ है, जैसे मैंने एक लेंथ है इसकी, मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया, इसकी हीट यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई, तो अगर ये जल्दी से हीट ट्रांसफ़र कर रहा है तो इसकी कंडक्टिविटी अच्छी है, और नहीं कर पाए तो कंडक्टिविटी इसकी खराब है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द लेंथ। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा हीट ट्रांसफ़र होने में, और लेंथ कम होगी तो ट्रांसफ़र करने में कम टेम्परेचर लगेगा। ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से डेल क्यू अपॉन डेल टी दे रहा है, हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम। क्या फॉर्मूला रहेगा इसका? कि एक्चुअली में करंट का फॉर्मूला भी है इस तरीके से, Q/T है ना, बट वहाँ पे स्मॉल q यूज़ होता है जनरली, यूज़ होता है स्मॉल q। ठीक है। तो यहाँ पे Q/T चेंज इन टेम्परेचर, प्रपोर्शन कांस्टेंट, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। गुड।
ठीक है। एच क्या है यहाँ पर, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। के क्या है यहाँ पर, के, और डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पे एल क्या है, लेंथ। वेरी गुड। तो इसको एच इज गोस टू क्यू बाय टी भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो Q अगर हमें फॉर्मूला निकालना है तो T यहाँ पे ले जाओ, H की जो वैल्यू आई है, ये H की जो वैल्यू है के ए यहाँ पे रख दी हमने। देखो इस तरीके से हुआ है, H इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, तो Q इज इक्वल्स टू H इंटू टी। तो H की वैल्यू कितनी निकली है, ये निकली है, Q इज इक्वल्स टू के ए डेल टी अपॉन एल इंटू टी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। के क्या है यहाँ पर, coefficient of thermal conductivity of material rod. The greater value of K implies that the material will conduct the heat more rapidly. Depend metal कौन सा है। The SI unit of K is joule. Obviously joule यहाँ से निकल जाएगी। इसकी यूनिट जूल और इसकी सेकेंड, तो जूल सेकेंड इनवर्स, ये रही। क्लियर ना। द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वेरी स्लाइटली विद टेम्परेचर बट इट कैन कंसिडर टू बी कांस्टेंट ओवर नॉर्मल टेम्परेचर रेंज। ठीक है, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी एक, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। कौन सी, perfectly black body is one which absorb completely all radiations of whatever wavelength। एक काले कलर की बॉडी है, वो पूरी तरीके से क्या करेगी, पूरा एडिशन एब्जॉर्ब, भले किसी वेवलेंथ का हो। जैसे ब्लैक होल है ना, ब्लैक होल हर चीज़ एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितनी डार्क बॉडीज हैं, इट एब्जॉर्ब ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन ऑफ वॉट एवर द वेवलेंथ। ठीक है, इट नाइदर रिफ्लेक्ट नॉट ट्रांसमिट एनी रेडिएशन, इट अपीयर्स ब्लैक वॉट एवर द कलर और ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन मे बी। दिस इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। मतलब कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वो एब्जॉर्प्शन करेगी। ऐसा नहीं कोई हल्की सी भी रे आ गई तो एब्जॉर्प्शन कर लिया। एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी से जब वेवलेंथ आएगी तभी क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो दिस इज नॉन एज वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। इट इज़ डेल क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ है। मैक्सिमम जो भी वेवलेंथ आएगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। जैसे धूप निकली हुई है तो धूप आपको चेहरे पे फील नहीं हो रही है उस समय, लेकिन आपको थोड़ी देर बाद फील होने लगे, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ जाएगा तब जाके वो क्या होगी, धूप आपको फील होगी। वैसे ही जो आपका ब्लैक ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ ही आएगा, तब जाके क्या होगी, वो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगा। अंडरस्टैंड, क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है वो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे बी बोल रहा है। वैल्यू ऑफ बी इज 2.9 × 10⁻³ दिस इज नोन एज वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। इट इज़ यूज टू कंप्यूट द टेम्परेचर ऑफ द सन और ऑफ द स्टार्स। मतलब हम रेडिएटिंग बॉडी रख देते हैं वहाँ पर, ब्लैक बॉडी, उस ब्लैक बॉडी से क्या करते हैं हम लोग, जितनी लाइट इसमें इंसिडेंट होगी, जितनी वेवलेंथ की, तो उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। फिर उसका टेम्परेचर वहाँ तक पहुँचने पे इतना होगा, जितना ये क्या कर पा रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है, और उससे डिस्टेंस भी मेजर कर लेते हैं कितना डिस्टेंस होगा। अंडरस्टैंड। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं,
Wind displacement law is the kind of law which is useful to measure the temperature of a radiating body. किसका टेम्परेचर मेजर करते हैं? रेडिएटिंग बॉडी है सन, क्या एक रेडिएटिंग बॉडी है. इज इट क्लियर? क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं. पहला क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज इट. पहला क्वेश्चन, रिफ्लेक्ट एवरी कलर्स, डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, एब्जॉर्ब ब्लैक कलर्स, रिफ्लेक्ट ब्लैक कलर. कौन सा? सेकेंड यहाँ का आंसर है डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर. ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक ही दिख रहा है, कोई दूसरा कलर निकल रहा है क्या इसके अंदर से? सिर्फ कौन सा निकल रहा है? ब्लैक और वाइट. तो कोई दूसरा कलर नहीं निकल रहा है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? ठीक है. द मोड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ हीट फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज नोन एज. कन्वेंशन और रेडिएशन कैसे हो? वहाँ मीडियम ही नहीं है ना, रेडिएशन हो रहा है ना, मीडियम नहीं है ना, तो आंसर इज रेडिएशन, है ना. तो इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, है ना. नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.